नमस्कार दोस्तों। श्रीलंका देश में इस समय इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है और पूरे देश में सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी बैन लगा दिया गया है और पूरे आइलैंड पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसकी वजह से वहां के लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। इस समय श्रीलंका में सबसे ज़्यादा भारी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। इससे पहले भी वहां के लोग हजारों की संख्या में सड़कों पर आ गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। इस समय श्रीलंका देश में खाने पीने और फ्यूल की सबसे ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। इस समय श्रीलंका बहुत ही भारी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस के क्या क्या कारण हो सकते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के क्या क्या कारण हैं। फरवरी में श्रीलंका का फॉरेन करेंसी रिजर्व 2.3 बिलियन डॉलर था, जो कि पिछली जनवरी 2020 के कंपैरिजन में 70% नीचे आ गया है। अगर किसी देश में फॉरेन करेंसी रिजर्व एक मिनिमम अमाउंट से नीचे आ जाता है तो उसका मतलब है कि उस देश के हालात बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए हैं और वो किसी दूसरे देश से सामान खरीदना उसके लिए मुश्किल हो जाता है या इंपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस समय श्रीलंका में सिर्फ इतना ही फॉरेन करेंसी रिजर्व बचा हुआ है कि वो सिर्फ 1 महीने का ही उससे सामान खरीद सकता है। उससे ज़्यादा का श्रीलंका के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व नहीं है। हमारे भारत में हम लोग इम्पोर्टेड आइटम्स को, यानी कि जो सामान बाहर से खरीदा जाता है, उसको लग्जरी आइटम्स की कैटेगरी में समझते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेड फोन्स, इम्पोर्टेड लैपटॉप्स, इम्पोर्टेड क्लॉथ्स और इम्पोर्टेड कार्स। इन सबको हम एक लग्जरी आइटम्स मानते हैं। श्रीलंका की इकोनॉमी इम्पोर्टेड आइटम्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि बेसिक आइटम्स की अगर मैं बात करूं तो दाल, चीनी और दवाइयाँ, ये सभी इम्पोर्टेड आइटम्स में आते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें श्रीलंका में नहीं होती हैं। और थैंक गॉड भारत में ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं, जिसकी वजह से भारत एक राज्य से दूसरे राज्य से इन चीज़ों को आसानी से इंपोर्ट कर सकता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूत है और ये सारी चीज़ें भारत में ही उगाई जाती हैं, जिससे कि भारत में इन चीज़ों की शॉर्टेज नहीं है। और श्रीलंका में इन चीज़ों को दूसरे देशों से खरीदा जाता है, जिसकी वजह से श्रीलंका को बहुत सारा इंपोर्टेड सामान बाहर दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। जो डेली की बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी श्रीलंका को दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे कि दाल, चीनी और दवाइयाँ। और इस समय श्रीलंका की फॉरेन करेंसी रिजर्व इतनी कम हो गई है कि इन चीज़ों को खरीदना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और वहाँ पर इन डेली यूज़ होने वाली चीज़ों के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से श्रीलंका में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इन्फ्लेशन की वजह से लोगों को श्रीलंका में चावल, दाल, चीनी और दूध सब खरीदना बहुत ही महंगा पड़ रहा है। अगर इस समय के श्रीलंका में प्राइसेस की बात की जाए तो वहाँ पर चीनी 290 रुपये किलो, चावल 290 रुपये किलो और 400 ग्राम दूध का पाउडर 800 रुपये का मिल रहा है। इस समय श्रीलंका में हालात ये हो गए हैं कि कुछ रेस्टोरेंट्स में इस समय 1 कप चाय की कीमत 100 रुपये तक हो गई है। अभी कुछ समय पहले श्रीलंका के एक न्यूज़पेपर में छपा था कि वहाँ के एक टीचर, जिनके परिवार में सिर्फ 3 लोग रहते हैं और उनका महीने का खर्चा 30,000 रुपये होता था, लेकिन इस समय इन्फ्लेशन की वजह से उनका इस महीने का खर्चा 85,000 रुपये तक चला गया है। इसके अलावा इस समय श्रीलंका बिजली के संकट से भी जूझ रहा है, जिसकी वजह से वहां पर जो बिजली पहले 24 घंटे आती थी, अब बिजली की सप्लाई सिर्फ 4 घंटे आ रही है। और वहां के मिनिस्टर्स ने कहा है कि सड़कों की जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं उन सभी को बंद कर दिया जाए, जिससे वहां पर बिजली को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके, क्योंकि श्रीलंका इस समय फ्यूल भी नहीं खरीद पा रहा है। खाना बनाने के लिए श्रीलंका में जो गैस की सप्लाई डेली होती थी, इस समय गैस सिलेंडर की सप्लाई सिर्फ हफ्ते में 1 बार हो रही है। और अगर सिलेंडर के वहाँ पर रेट की बात करी जाए तो जो सिलेंडर पहले 3,000 रुपये का मिलता था वो आज 4,000 रुपये का मिल रहा है। और ये जो मैं 4,000 रुपये की बात कर रहा हूँ, ये श्रीलंकन रुपीज़ की ही बात कर रहा हूँ, ये इंडियन रुपीज़ की बात नहीं है। वहाँ पर लोगों को सिलेंडर या फिर फ्यूल खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और इस समय प्रिंटिंग प्रेस में भी पहले जो अखबारों की पेजेस की संख्या ज़्यादा होती थी, वो प्रिंटिंग प्रेस की अखबारों की संख्या भी कम कर दी गई है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस को भी रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। और रॉ मटेरियल ना मिलने की वजह से वहाँ पे पेपर नहीं छप पा रहे हैं और पेपर की शॉर्टेज की वजह से ही श्रीलंकन गवर्नमेंट ने स्कूल और कॉलेजेस के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी को पोस्टपोन कर दिया है। खाने की शॉर्टेज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वहाँ की पब्लिक को अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में रिफ्यूजी बनकर जाना पड़ रहा है। अगर किसी देश में ऐसी सिचुएशन आती है तो उसके पड़ोसी देश पर भी उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इस समय श्रीलंका की जो हालत है उसका कोई सिंगल रीजन नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन्स हैं। 2018
अगर मैं एक रिपोर्ट्स की बात करूं तो 2018 में दुनिया भर में श्रीलंका घूमने के लिए सबसे पसंदीदा जगह होती थी लोगों की, और 2018 में श्रीलंका का टूरिज्म एक रिकॉर्ड स्तर पर था और 2018 में 2.3 बिलियन टूरिस्ट श्रीलंका घूमने आए थे। श्रीलंका की 13 से 14% इकोनॉमी टूरिज्म पर डिपेंड करती है। लेकिन फिर 2019 में श्रीलंका में कुछ बम धमाके हुए, कई अलग अलग शहरों में कुछ चर्चिस को और कुछ अच्छे 5 स्टार होटल्स को टारगेट करके अलग अलग सिटीज में बम धमाके किए गए, जिसकी वजह से श्रीलंकन टूरिज्म को एक झटका लगा। और उसके बाद ही साल 2020 में कोविड-19 का पैंडेमिक आ गया, जिसकी वजह से श्रीलंका का जो बचा कुचा टूरिज्म था वो भी खत्म हो गया था। वैसे तो कोविड-19 की वजह से दुनिया भर के जितने भी टूरिज्म थे वो सब खत्म हो गए थे, लेकिन श्रीलंका देश ऐसा है जो सिर्फ टूरिज्म पर चलता है, जिसकी 13 से 14% इकोनॉमी टूरिज्म की वजह से चलती है। वो 13 से 14% इकोनॉमी भी खत्म हो गई। लेकिन सिर्फ 13 से 14% इकोनॉमी खत्म होने पर भी देश के इतने बुरे हालात नहीं होने चाहिए। इन बुरे हालातों के होने के पीछे कुछ और कारण भी हैं। 2019 में गोटाबाया राजापक्सा जब वहां के प्रेसिडेंट बने तो वहां की सरकार ने उनसे वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो जो वहां पर वैट लगता है वो उसको आधा कर देंगे। वैट यानी कि वैल्यू एडिड टैक्सेस, जो कि वैल्यू एडिड टैक्सेस पहले श्रीलंका में 15% लगते थे। सरकार ने कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इनको आधा करके 7.5% कर देंगे। और इसको आधा करने का एक रीजन ये भी था कि अगर ये वैल्यू एडिड टैक्सेस यानी कि वैट आधा हो जाता है तो वहां के लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, जिससे कि श्रीलंका की इकोनॉमी थोड़ा सा बूम करेगी। अगर किसी देश के लोग वहां पर ज्यादा खरीदारी करते हैं तो उससे उस देश की इकोनॉमी बढ़ती है। तो श्रीलंका सरकार ने भी यही सोचा कि अगर वो वैट को कम करती है तो वहां के लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे, जिससे कि श्रीलंका की इकोनॉमी बढ़ जाएगी। और श्रीलंका सरकार के इस डिसीजन में कुछ गलती भी नहीं थी, क्योंकि ये चीजें कई जगह काम भी करती। और श्रीलंका ने अपने इस वैल्यू एडिड टैक्स को 1 दिसंबर 2019 को लागू किया था। और वैल्यू एडिड टैक्स जैसे ही सरकार ने कम किया तो और उसके 3 महीने बाद ही पूरे विश्व में कोविड-19 का पैंडेमिक आ गया, जिसकी वजह से सभी देशों को लॉकडाउन लगाना पड़ा। अब जब वहां पर लॉकडाउन लग गया तो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब लोग घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे तो वो शॉपिंग कैसे करेंगे, जिसकी वजह से श्रीलंका सरकार के जो रेवेन्यू था वो और भी ज्यादा कम हो गया और सरकार को रेवेन्यू लॉस भी बहुत ज्यादा झेलना पड़ा। सरकार लगातार रेवेन्यू लॉसेस झेल रही थी, जिसकी वजह से श्रीलंका पर और भी ज्यादा कर्जा बढ़ता चला गया। इसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति ने एक डिसीजन और लिया, जो कि रातों रात डिसीजन लिया गया था। अगर कोई भी सरकार कोई भी डिसीजन रातों रात लगाती है तो उस पर सरकार को थोड़ा सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां की सरकार ने वादा किया था कि अगर हम 100% ऑर्गेनिक खेती को करते हैं तो इससे क्या होगा, जो फर्टिलाइजर्स होंगे और पेस्टिसाइड्स होंगे वो सारे इंपोर्टेड होते हैं, क्योंकि श्रीलंका को जितने भी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं वो सभी इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो जब सरकार ने इन पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को बंद करने का ऐलान किया, यानी कि रातों रात इन पर बैन लगा दिया, जिसकी वजह से सरकार ने सोचा कि अगर वो इन फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स पर बैन लगाती है तो वहां पर जो इनको इंपोर्ट करने का जो खर्चा होता है उसमें कटौती की जा सकती है। लेकिन रातों रात लिया गया डिसीजन, जिसकी वजह से श्रीलंका में बहुत ही बड़ा संकट आ गया, क्योंकि किसी भी चीज को अमल में लाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। लेकिन श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि श्रीलंका पहला ऐसा देश बन जाएगा जो 100% ऑर्गेनिक खेती कर सकता है। लेकिन ये डिसीजन सफल नहीं हुआ, क्योंकि जिसकी वजह से श्रीलंका में प्रोडक्शन घटता चला गया। सबसे ज्यादा अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं फार्मिंग की, तो श्रीलंका में चावल और चाय सबसे ज्यादा उगती है। और श्रीलंका में जब रातों रात 100% ऑर्गेनिक खेती का डिसीजन लिया गया और वहां पर केमिकल्स यानी कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को बैन कर दिया गया, क्योंकि ये चीजें बाहर से खरीदी जाती हैं, तो वहां का प्रोडक्शन कम हो गया। और जब सरकार ने ये डिसीजन लिया तो सरकार को 6 महीने के अंदर ही $4.5 बिलियन के चावल दूसरे देशों से खरीदने पड़े, जिससे कि वो अपने देश में जो खाने की कमी है उसको पूरा कर सके। और वहां पर जो चाय पत्ती उगाई जाती है उसकी वजह से भी एक रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन 100% ऑर्गेनिक खेती करने की वजह से वहां पर चाय का सेक्टर भी बहुत ही, जिसका जो प्रोडक्शन अच्छा था वो भी कम हो गया, जिसकी वजह से सरकार का रेवेन्यू भी कम हो गया।
अब यहाँ पर आप देखिए, जैसे ही सरकार ने डिसीजन लिया रातों रात 100% ऑर्गेनिक खेती करने का, लेकिन उसकी वजह से भी सरकार वहां पर फेल हो गई, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स ना खरीदने की वजह से, इंपोर्टेड ड्यूटी को कम करने की वजह से श्रीलंका में भारी क्राइसिस आता चला गया। अगर मैं भारत की बात करूं तो सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां 100% ऑर्गेनिक खेती होती है। वैसे तो ऑर्गेनिक खेती हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर मैं ऑर्गेनिक खेती की बात करूं तो सिक्किम में इस डिसीजन को 2003 में लिया गया था और धीरे धीरे सिक्किम ने इस 100% ऑर्गेनिक खेती के डिसीजन को धीरे धीरे अप्लाई किया और साल 2016 में सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य बना जो 100% ऑर्गेनिक खेती करता था। लेकिन इस 100% ऑर्गेनिक खेती को करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे 13 साल लग गए। अगर एक भारत के एक राज्य को 13 साल लगते हैं तो श्रीलंका जैसे देश में रातों रात लिया गया डिसीजन कैसे सही हो सकता था। और आज सिक्किम भारत का एक सबसे अच्छा टूरिज्म प्लेस भी है, क्योंकि वहां पर 100% ऑर्गेनिक खेती होती है, जिसकी वजह से टूरिज्म वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गया। और श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस का एक बहुत बड़ा कारण भी है वहां का फूड माफिया, क्योंकि वहां पर जो फूड माफिया है उन्होंने दाल, चीनी, दवाइयाँ, इन चीजों को रिजर्व करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से भी वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और वहां पर श्रीलंका में इस समय खाने पीने की चीजों की बहुत ज्यादा कालाबाजारी चल रही है। श्रीलंका में इस समय इकोनॉमी का इतना भारी क्राइसिस है। अगर मैं साल 2017 की बात करूं तो साल 2017 में श्रीलंका पर $64 बिलियन का कर्ज था और सरकार का वहां पर जो भी रिवेन्यू जनरेट होता है उसका 95% हिस्सा सरकार का जो श्रीलंका के ऊपर कर्ज है उसको चुकाने में चला जाता है। इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से श्रीलंका की करेंसी की वैल्यू भी कम हो रही है। जहां पर पहले $1 200 रुपए के बराबर होता था, आज के समय $1 की कीमत 300 रुपए के बराबर। जैसे श्रीलंका की करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है, वैसे ही श्रीलंका में इंपोर्टेड चीजों को खरीदना और भी ज्यादा महंगा होता जा रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।